क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वयं पुनरावृत्ति में सक्षम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लीकेशन? इनमें से ऐसा कौन है जो खुद का रेप्लीकेशन कर सकता है, प्रतिकृतियन कर सकता है, कॉपी बना सकता है? ऑप्शन पे जाते हैं। एन एंजाइम, ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ए वाटर मॉलिक्यूल, ए न्यूक्लिक एसिड। इनमें से कौन है जो खुद की कॉपी बना सकता है? जल्दी बताओ। देखे, शाबाश भाई, सेशन को सारे बच्चे शेयर कर देंगे थोड़ा और फटाफट आंसर देंगे मेरे दोस्तों। शानदार आंसर आना चाहिए भाई, बढ़िया आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कौन अपनी कॉपी खुद से बना सकता है? कौन सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है? याद रखिए बच्चों, ज्यादातर जो एंजाइम होते हैं ना, वो बने होते हैं प्रोटीन के, है ना। और प्रोटीन खुद से तो बनेगी नहीं। प्रोटीन तो हमेशा डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए से राइबोसोम में प्रोटीन बनती है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट खुद से थोड़ी ना बनेगा, जल का अणु भी नहीं बनेगा। तो इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं होता। सेल्फ रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लिक अम्ल में, और न्यूक्लिक अम्ल का मतलब है डीएनए या आरएनए। अगर किसी में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है तो वहां डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ही ना। और कुछ वायरस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो वहां आरएनए रेप्लिकेट होता है। वेरी सिंपल। खुद की कॉपी अगर कोई बना सकता है तो वो हमेशा न्यूक्लिक अम्ल ही होगा, यानी डीएनए या आरएनए ही होगा। यह बात आपको क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। और मैं एक बात आपसे और कर रहा था, मैं कह रहा था कि जो ये एंजाइम है, ज्यादातर एंजाइम तो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन एक ऐसा एंजाइम है बच्चों जो न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, उसका नाम है राइबोजाइम। याद रखना, कई बार पूछा जाता है राइबोजाइम, है ना। अगर आपसे पूछ ले राइबोजाइम के बारे में तो ये क्या है? एकमात्र न्यूक्लिक अम्ल या आरआरएनए। आरआरएनए कौन सा आरआरएनए? 23S प्रकार का आरआरएनए, 23S टाइप का आरआरएनए जो है वो इस राइबोजाइम नाम के एंजाइम को बनाता है। तो राइबोजाइम किसका बना हुआ है? एकमात्र न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ, न्यूक्लिक अम्ल का बना एंजाइम। तो एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ है। कौन से न्यूक्लिक अम्ल का भाई? आरएनए का। कौन से आरएनए का? आरआरएनए का। कौन से आरआरएनए का? 23S आरआरएनए का, है ना। बिल्कुल, बाकी ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना बच्चों। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक बहुत ही साधारण और सामान्य क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बता सकता है ना, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। देखो क्वेश्चन क्या है। द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए आर। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है। इतना तो कंफर्म है बच्चों कि अगर कोई डीएनए है या कोई आरएनए है तो एक बात तो आपको पता है, या तो आरएनए होगा और या कोई न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होगा। तो वो बना हुआ किसका है? अरे भाई, डीएनए और आरएनए क्या है? डीएनए भी छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी इनमें बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां होगी और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी। सीधी सी बात है भाई, है कि नहीं। अब डीएनए के अंदर बच्चों न्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होती है, 2 श्रृंखलाएं होती है। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं हैं, ये किस प्रकार की होगी ऐसा पूछा जा रहा है। ये डिसकंटिन्यूअस होगी, एंटी पैरेलल होगी, सेमी कंजर्वेटिव होगी कि पैरेलल होगी। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? अनियमित, प्रति समांतर, अर्ध संरक्षी की समांतर, कैसी होगी बच्चों? जल्दी बताओ, देखे फटाफट बताओ। आपके आंसर का इंतजार हो रहा है भाई। आंसर में बी बता रहे हैं बच्चे। रूपा राठौड़, वंदना, ललिता, अंशु, ज्योति, कमला, महेश, मौसमी, चंचल, प्रांसी, सेली, अमीषा, बबीता, बहुत बढ़िया। साहिर खान, दीपक, बहुत बढ़िया। एंटी पैरेलल, बिल्कुल सही कह रहे हो, एंटी पैरेलल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रति समांतर होगी। अब आप मेरे से पूछोगे सर एंटी पैरेलल का यहां मतलब क्या हुआ? एंटी पैरेलल का यहां पर क्या मतलब है? सुनिएगा। जैसे कि ये एक श्रृंखला है बच्चों और इसकी दिशा है 5 डेज से 3 डेज में, तो इसके सामने मैं दूसरी श्रृंखला रख रहा हूं और उसकी डायरेक्शन होगी 3 से 5 की डायरेक्शन में, है ना। अब मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, याद रख लेना, यहां पर बीच में ये लीजिएगा, ये लीजिएगा और ये लीजिएगा और ये लीजिएगा। तो ये समांतर नहीं है, सीधी सीधी नहीं रखी हुई है। एक श्रृंखला 5 to 3 डायरेक्शन में है तो उसके सामने दूसरी 3 to 5 में होगी। इनको बोला जाता है एंटी पैरेलल, इनको बोला जाता है प्रति समांतर,
है ना। और दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, ये एंटी पैरेलल तो होती है, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ कुंडलित भी होती है, कोल्ड होती है ना। ये एंटी पैरेलल तो है ही, साथ ही साथ ये बच्चों कुंडलित होती है, ये हेलिकल होती है ना, याद रखना, कोई दो राय नहीं। अगर कोई यूकैरियोटिक कोशिका है, याद रखना मेरी बात, अगर कोशिका कौन सी है बच्चों, यूकैरियोटिक, अगर कोई यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसका जो डीएनए होगा वो डीएनए बच्चों हमेशा लीनियर होता है, रेखीय होता है, कुछ इस तरह का कुंडलन होगा। और अगर कोई बच्चों कोशिका है प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए की ये जो हेलिकल चेन होती है ये ऐसे सर्कुलर होती है बच्चों, वृत्ताकार। तो याद रखना सर्कुलर डीएनए, दोनों में ही हेलिकल होगा, दोनों में ही कुंडलित होगा, दोनों में ही 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगी, लेकिन सर्कुलर डीएनए आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलेगा, यानी बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। और बच्चों अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें आपको लीनियर डीएनए देखने को मिलेगा, रेखीय डीएनए देखने को मिलेगा। यह बात भी साथ में याद रख लो, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप सब बच्चों की परमिशन से, आप सबकी परमिशन से। ओके जी, ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यह भी काफी आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित जैव अणुओं में से किस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है? अब यह कैसा बंध है भाई? क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस में पाया जाता है? बताओ देखे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस में पाया जाता है? मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस में होता है? मैं एक दो नाम और भी लिख दूं, एक पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है ना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी होता है ना। अब देखिए बच्चों, याद रखना, भूलना मत, यहां लिखा हुआ है मोनोसेकेराइड इन ए पॉलीसेकेराइड। ए पॉलीसेकेराइड तो कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों कोई भी पॉलीसेकेराइड का जो सिंगल अणु होगा, जो अकेला मॉलिक्यूल होगा, उसे मोनोसेकेराइड कहेंगे। क्या मोनोसेकेराइड में होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड, यह बात बिल्कुल सही है बच्चों। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन न्यूक्लियोटाइड में आपको मेरे दोस्तों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलेगा। एक न्यूक्लियोटाइड, ये लीजिएगा, एक न्यूक्लियोटाइड भाई, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? ये पेंटोज शुगर हो गई, पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से जुड़ गया नाइट्रोजिनस बेस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा, ये हो गया यहां पे ग्लाइकोसाइडिक, और 5वें कार्बन के साथ में यहां जुड़ गया फॉस्फेट, ये लो जी, ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों इस न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर है ना, इस शुगर के तीसरे कार्बन के साथ में एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है बच्चों, ये एक सेकंड न्यूक्लियोटाइड है ना। यहां पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ी हुई है आपकी कोई। अब बच्चों यहां पे इसके पास भी 5वां कार्बन होगा, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ में फॉस्फेट के द्वारा जब जुड़ती है तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहां भी एस्टर बॉन्ड बनेगा, यहां पर भी बनेगा, और 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इसको बोलोगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच बनेगा? कोई भी 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो बच्चों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ेगी। और ये बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड बच्चों होती किसके अंदर है? डीएनए या आरएनए में होती है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल में होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3, ना कि फैटी एसिड, ये नहीं होगा, है ना। याद रखना बच्चों, बहुत सारी प्रोटीन की श्रृंखलाएं भी होती है जिनमें आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिलता है। जैसे इंसुलिन की ए और बी जो चेन है बच्चों, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ती है। जैसे जो एंटीबॉडी होती है ना बच्चों, एंटीबॉडी की हेवी और लाइट चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है बच्चों। और अगर अपन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों अपना जो डीएनए है ना, डीएनए की दोनों चेन के बीच में नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़ते हैं हमेशा। जैसे एक आपका ग्वानिन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा। जैसे एडिनिन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थाइमीन से जुड़ेगा। एडिनिन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्लियर? आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़िए सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़िया है, करना आपको है। चारगाफ नाम सुना होगा, इरविन चारगाफ।
चारगाफ ने क्या बोला था पता है आपको? एक साइंटिस्ट था इरविन चारगाफ, उसने एक नियम दिया था नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। देखो क्या लिखा यहां पे, डीएनए की रसायनिकी पर किए गए प्रयोग में चारगाफ ने मानव शुक्राणु के सार संगठन का आकलन किया तो पाया कि एडिनिन की मात्रा थी 31%, ग्वानिन की मात्रा थी 19%। तो मानव कोशिकाओं के डीएनए में साइटोसिन की मात्रा क्या होगी? एडिनिन भाई आदमी के स्पर्म के डीएनए में एडिनिन जो है वो हमने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया 31 था, ग्वानिन जो है वो था 19%। तो अब इसने पूछा साइटोसिन कितना होगा, बताओ, देखे कैलकुलेट करके बताओगे? जल्दी बता दो फटाफट, शाबाश। हाँ जी, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार प्यारे प्यारे कमेंट आपके देख करके मेरे दोस्तों मुझे भी पता चल जावे क्या बात है भाई साहब। शिवा राठौड़, लक्ष्मी देवी, धीरज कुमार, पूजा, कृष्णकांत, सविता यादव, अमृता यादव, सोनू पाल, अमृत दास, सुमन चौधरी, कृष्णकांत, अब कृष्णकांत होगा ना, कृष्णकाल नहीं होगा, रवीना पन्नू, प्रिया, सर्वेक्षा जी, शिवा, पूजा, अमित पूनिया, इसके बाद में धीरेन्द्र प्रजापति, पुष्पा, शैली, अदिति वर्मा, शलोनी, आयुषी, काजल, प्रियंका, हिमांशु, आरती, सविता, कृति, चंचल, कमला, शिवानी, जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं, सबको मैं विजय परिवार की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि वास्तव में बच्चों आप इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हो, इतनी ईमानदारी से पढ़ रहे हो, एक जुनून के साथ पढ़ रहे हो, और सबसे बड़ी है आपकी रेगुलरिटी जो आप मिस नहीं करते हो। वास्तव में बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि एक चीज हमने देखी है सर अपने विजियंस के अंदर, विजय एजुकेशन के बच्चों में, जब भी क्लास का टाइम होता है हजारों की तादाद में बच्चे आके तैयार हो जाते हैं। ये एकता और हमने कहीं नहीं देखी है ना। वास्तव में बच्चों लाजवाब है ये चीजें, है ना, काबिले तारीफ है, सैल्यूट करने योग्य है। आप बस इसी तरह से अपना रिदम बना के रखना, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना, और बच्चों आपकी मंजिल आपको मिल के रहेगी। आपने जो सपना देखा है, आपको जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है वो मिल के रहेगा। बस मेरे दोस्तों जिद्दी बनना पड़ेगा आपको, है ना। जिस तरह से दोस्तों आपने सपना देखा, जब आप मेरे साथियों छोटी क्लास में पढ़ते थे और लोग आपसे पूछते थे कि क्या बनना चाहता है, तो आप कई बार कह देते थे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो अब वो समय आ चुका है, और मुझे नहीं लगता कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो भी नर्सिंग ऑफिसर बनेगा वो डॉक्टर से कम तो कभी नहीं होगा, है ना। आपके पास भी उतना ही नॉलेज होगा जितना एक एमबीबीएस के पास होता है बच्चों, क्योंकि एक मरीज के साथ, एक पेशेंट के साथ सीधा कनेक्शन डॉक्टर से ज्यादा कहीं आपका होगा। एक पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट देने का काम किसी का होगा तो वो आपका होगा। आपके नीचे, आपके अंडर में हजारों नर्सिंग ऑफिसर, सैकड़ों नर्सिंग कर्मचारी काम करेंगे, है ना। तो आपका इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा ही होगा। और अगर कोई पैरामेडिकल स्टाफ होगा तो उसकी भी जिम्मेदारियां बहुत होती है एक मरीज के साथ, है ना। लेबोरेटरीज के जितने भी काम होते हैं मेरे दोस्तों वो करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन बहुत अच्छा है। आप अपने इस कोर्स से, अपने इस प्रोफेशन से प्यार करिए बच्चों। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वो बहुत शानदार फील्ड है बच्चों। जब आप इस फील्ड में जाओगे, जब आपका एडमिशन होगा और एक हॉस्पिटल में आप ड्यूटी देने के लिए जाओगे, और किसी मरीज को, है ना, जब आप उनके पास जाओगे, है ना, और जब मेरे दोस्तों वो आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे, और आप उनको जब मेंटली सपोर्ट दोगे, आप उनको कहोगे कि बाबा जी आप तो ठीक हो जाओगे, ताऊ जी आप तो ठीक हो जाओगे, आप तो ठीक हो गए, आपकी तो रिपोर्ट एकदम बढ़िया आ गई, अब तो बस आपको कल छुट्टी मिलने वाली है। आप जब इतना बोलोगे और उनके चेहरे के ऊपर आपको एक अलग ही तरह के भाव देखने को मिलेंगे। मेरे दोस्तों एक ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो जहां लोगों की जिंदगियां आप बचाने वाले हो, बहुत सारे लोगों के जज्बात आपसे जुड़ेंगे। तो इसलिए कहना चाहता हूं, एक मेरे दोस्तों ऐसा प्रोफेशन है, ये मेडिकल फील्ड है बच्चों, कोई छोटी चीज़ नहीं है। लोगों की जिंदगियां आपसे जुड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए आपने जिस फील्ड को चुना है वो बहुत अच्छा है, बट ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है जो इस फील्ड में रखी जाती है। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके मेरे दोस्तों यहाँ पर काम किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत करते रहना ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, आपको एक अच्छा नॉलेज मिले, आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिले, है ना। बिल्कुल देखिएगा बच्चों, तो इन्होंने ये कहा है, क्या कहा है सर, इन्होंने कहा एडिनिन 31 है, ग्वानिन 19 है। हो गई बात फिर तो, वेरी सिंपल। चारगाफ ने क्या कहा था? चारगाफ ने कहा जितना एडिनिन होगा उतना ही क्या होगा? थाइमीन। जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा? साइटोसिन। वेरी सिंपल। अरे भाई यही तो कहा था। एडिनिन कितना है? 31 है ना। वेरी सिंपल है मेरे दोस्तों। एडिनिन जितना होगा उतना क्या होगा? थाइमीन होगा। तो एडिनिन कितना है बच्चों? इसने कितना बोला? एडिनिन 31। तो आपका थाइमीन भी कितना होगा? 31। ग्वानिन कितना बोला? 19 बोला। तो आपका साइटोसिन भी कितना होगा? 19 होगा, है ना। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरह से पूछना चाहता हूं, आप अब इसका आंसर बताना। देखे, मैं अगर आपसे ये पूछूं
कि भाई एडिनिन का जो अमाउंट है वो है 20%। कितना है? 20%। तो मेरे दोस्तों आप मुझे बताओ ग्वानिन कितना होगा? ग्वानिन कितना होगा? मैंने बता दिया कि डीएनए में एडिनिन जो है वो 20% है। अब आप बता दो ग्वानिन कितना होगा? बताइए देखें। एडिनिन मैंने बता दिया, ग्वानिन कितना होगा? एडिनिन अगर ये 20 बोल रहा है तो एडिनिन से कौन जुड़ता है? थाइमिन। जितना एडिनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, याद रख लेना। तो थाइमिन भी 20 होगा। 20 और 20 ये तो 40 हो गए टोटल। तो पीछे कितना अमाउंट बच गया? 60। तो 60 में से 30 होगा ग्वानिन और 30 होगा साइटोसिन, क्योंकि इनका अमाउंट क्या रहता है? हमेशा बराबर। तो इस तरह का जब क्वेश्चन पूछे तो याद रखना। तो यहाँ पे तो इसने कहा ग्वानिन 19 है, तो साइटोसिन कितना होगा? तो जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन होगा। वेरी सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल। ये इरविन चारगाफ ने बोला था, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे चारगाफ भाई साहब ने ये बात बोली थी, है ना? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा आरएनए कोशिका में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? विच आरएनए अकर अबंडेंट इन ए सेल? बता दो बच्चों, हमारी कोशिका में, हम जंतुओं की कोशिका में कौन से आरएनए का अमाउंट ज्यादा होगा? आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए या प्राइमर आरएनए? बता दो भाई। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपने पढ़ा भी होगा। वैसे बच्चों आरएनए को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, है ना? जितने भी ये सजीव है ना बच्चों, उसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, बैक्टीरिया सारे आ गए। सजीवों के अंदर जो आरएनए होता है वो नॉन जेनेटिक होगा भाई, आनुवंशिक नहीं होता, नॉन जेनेटिक होता है। और ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए है ना, इसके 3 प्रकार होंगे। एक होता है आरआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और तीसरा होगा एमआरएनए। तो 3 प्रकार का आरएनए होगा हमारे पास, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। इसके बाद में बच्चों आप मेरी बात सुनो, दूसरे टाइप का जो आरएनए होता है वो कुछ वायरस में होगा, सभी विषाणुओं में नहीं, कुछ वायरस के अंदर होता है। और वो जो आरएनए होता है ना बच्चों, वो कौन सा होगा जानते हो आप लोग? बहुत ही सिंपल है भाई साहब, सुन लो आप लोग, है ना? कैसे सिंपल है गुरुजी, बता तो दो। तो सुनो, देखो बच्चों, इनमें जो है आनुवंशिक की अगर बात करूं तो आपने टीएमवी सुना होगा, आपने एचआईवी सुना होगा। तो इनमें जो आरएनए है वो आनुवंशिक होता है, जेनेटिक होता है। जेनेटिक आरएनए है तो उसको आरएनए बोलोगे, आरएमटी थोड़ी ना बोलोगे, है ना? बिल्कुल। अब इन 3 आरएनए में से जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है वो होता है आरआरएनए। आरआरएनए का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है भाई साहब, है ना? याद रखना। और आपको पता है ये राइबोसोम के अंदर होता है। राइबोसोम को बनाने के लिए इस आरआरएनए का बहुत बड़ा योगदान होता है ना? ये चीज आप याद रख लेना, है ना? बिल्कुल। और सबसे कम अमाउंट तो होगा ही आपका एम का, है ना? हाँ जी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। टी आरएनए को ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, आर को राइबोसोमल बोलते हैं, एम को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। एम को मैसेंजर क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि हमारे केंद्रक के अंदर डीएनए है। डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए के पास में प्रोटीन, अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाने की सूचनाएं, आनुवंशिक सूचनाएं। तो डीएनए जो है ना, अपनी आनुवंशिक सूचना किसको देगा? एमआरएनए को। एमआरएनए जो है वो डीएनए से ही बनता है। तो डीएनए अपनी सूचना एमआरएनए को दे रहा है। एमआरएनए उस मैसेज को साइटोप्लाज्म में लेके आ जाएगा, कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक लाने का काम करेगा और राइबोसोम में प्रोटीन बन जाएगी। तो डीएनए की जो भी आनुवंशिक सूचना है उस सूचना के अनुसार राइबोसोम में प्रोटीन बनती है। लेकिन वो बनेगी तभी जब मैसेज कौन लेके आएगा? एमआरएनए। इसलिए इसका नाम भी एम पड़ गया, है ना? याद रखना। तो सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई आरएनए होगा तो वो आपका आरआरएनए, ये बात याद रखना। लेकिन इसकी उपस्थिति आपको कहां पर देखने को मिलेगी? राइबोसोम के अंदर। ये प्राइमर आरएनए क्या होता है भाई? प्राइमर आरएनए कोई बता सकता है आप में से? बताओ देखे, ये प्राइमर आरएनए क्या है? किसको बोलते हैं प्राइमर आरएनए? कोई बताएगा क्या? प्राइमर आरएनए किसे कहेंगे? जल्दी बताओ देखे, तब तक अगले क्वेश्चन पे जाएंगे भाई। आखिरकार हम जो है प्राइमर आरएनए किसे बोलेंगे, है ना? जल्दी बताओ देखे। अगला क्वेश्चन है, ए न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड इन नॉट हैविंग। एक न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है क्योंकि उसमें नहीं होता। बताओ देखें, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इन दोनों में क्या अंतर है? ऐसी कौन सी चीज है जो मिसिंग है न्यूक्लियोसाइड में? बताओ देखें। न्यूक्लियोसाइड में 2 ही चीजें होगी, जबकि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है। टाइड में कौन सी 3 चीजें होगी भाई? न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक तो पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल। याद रखना, ये 3 चीजें होती है, जिसको आप फॉस्फेट भी कह सकते हैं। ये 3 चीजें न्यूक्लियोटाइड में होगी। लेकिन न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में केवल इन तीनों में से 2 ही कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट मिसिंग है साइड में। बताओ कौन सा मिसिंग है? शाबाश भाई, कौन कौन आंसर दे रहा है, हमें भी पता चल जावे। चलो जी, सही बता रहे हैं सारे बच्चे, ए ए ए बता रहे हैं।
और ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। फॉस्फेट जो आप बता रहे हो ये बिल्कुल सही बता रहे हो मेरे दोस्तों। फॉस्फेट जो है इस न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता, इसके पास दो ही चीजें होती है। कौन सी दो चीजें? एक तो इसके पास होता है पेंटोज सुगर, और दूसरा इसके पास होगा बच्चों नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज सुगर, ये दो ही चीज बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी। किसके पास होगी? इस न्यूक्लियोसाइड के पास होती है, ये बात कभी भूलना मत। जबकि आपका जो ये न्यूक्लियोटाइड है इसके पास शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड तीनों ही चीजें होती है। तो इसका मतलब कम क्या है इसके पास? इसके पास में H3PO4 नहीं है, इसके पास में फॉस्फेट नहीं है। बस इतना याद रख लो, है ना। किसकी कमी है बच्चों? फॉस्फेट की कमी है, यह बात याद रखना। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट को जोड़ दूं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर है ना। न्यूक्लियोटाइड के आपस में मिलने से न्यूक्लिक एसिड बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, डीएनए आरएनए बनता है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब इसके बाद ये स्ट्रक्चर देखो, देखें और बता देना कि एग्जैक्ट ये है क्या, ये क्या है, ये देख के बताना पड़ेगा। जल्दी बताओ, देखें यहां पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, बताओगे? ये एग्जैक्ट है क्या? ये कैसा फ्रॉक है? इसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे बच्चा बता दो, जब डीएनए का क्या होता है भाई? रेप्लिकेशन। जब डीएनए से क्या बनता है भाई? डीएनए। जब डीएनए का प्रतिकृतियन होता है ना, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो कुछ इसी तरह का सिस्टम देखने को मिलेगा। एक बात हमेशा याद रख लो, अगर आपके पास में ये डीएनए है और इस डीएनए में ये दो चेन है, तो जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो पहले ये बॉन्ड काटे जाएंगे, फिर आपका ये डीएनए कुछ इस तरह से अलग होगा। डीएनए का जो भाग अलग होगा उस भाग के नीचे नई न्यूक्लियोटाइड इकट्ठी होगी और इतना भाग नया बन के रेडी हो जाएगा और आगे से आगे रेप्लिकेशन चलता रहेगा। पूरे डीएनए का एक साथ रेप्लिकेशन तो होता नहीं, और पूरा डीएनए एक साथ भी अलग अलग नहीं होता, याद रखना। ये आपको जो डीएनए दिख रहा है ना बच्चों, ये इतना डीएनए तो ऐसे जुड़ा हुआ है, देखो यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड है अभी, लेकिन केवल इतने भाग के हाइड्रोजन बॉन्ड कट गए हैं। इतने भाग के हाइड्रोजन बॉन्ड कटे, जहां जहां से हाइड्रोजन बॉन्ड को आपने काटा है ना, इन दोनों स्ट्रैंड को ऐसे दूर दूर कर दिया। दूर दूर करने के बाद यहां पर आपकी नई न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो रही है, देखिए आप यहां पर भी नई न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो रही है, देखिए। लेकिन एक तरफ डीएनए बन रहा है कंटिन्यू और एक तरफ डीएनए बन रहा है टुकड़ों में। यह बात याद रखना, डीएनए का रेप्लिकेशन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत होता है। आप इधर देखिए, ये छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, इन टुकड़ों को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई डीएनए का एक ऐसा भी स्ट्रैंड होता है जिसके नीचे नई न्यूक्लियोटाइड छोटे छोटे टुकड़ों में बनती है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ओकाजाकी। डीएनए के ये दो पेरेंट स्ट्रैंड दिख रहे हैं, एक स्ट्रैंड के नीचे कंटिन्यू डीएनए बन रहा है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, है ना। जबकि दूसरे में टुकड़ों में बन रहा है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, इसको लेगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, है ना। यह बात याद रखना। अब एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लूं बच्चों, ये डीएनए तो इस तरह से था, आपस में मेरे दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को किसने काटा? और दूसरा हमारा तो डीएनए कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ कुंडलित था, तो डीएनए के हेलिक्स को किसने हटाया? अरे भाई डीएनए तो हेलिकल था ना, तो रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के हेलिक्स को खोलने का काम कौन सा एंजाइम करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को काटने का काम कौन करेगा, और नई न्यूक्लियोटाइड बनाने का काम कौन करेगा? कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? बताओ देखें, कौन कौन बताएगा भाई, जल्दी बताओ देखें। एक बात अपने माइंड में रखो, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के नीचे, डीएनए के दोनों रज्जुओं के नीचे रेप्लिकेशन चलेगा। रेप्लिकेशन में दोनों पेरेंट स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं? रेप्लिकेशन का सबसे पहला एंजाइम होता है डीएनए हेलिकेज। याद रखना, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एंजाइम का काम होता है इन हेलिक्स को समाप्त करना। ये जो हेलिक्स है ना बच्चों, इन हेलिक्स को समाप्त करने का काम हेलिकेज करेगा। और हेलिकेज, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना बच्चों, इस हेलिक्स के बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इनको काटने का भी काम करेगा। ये इस H बॉन्ड को काटेगा, है ना, और इस हेलिक्स को समाप्त करेगा। इसके अलावा एक बच्चों होता है हमारा आरएनए प्राइमेज। ये क्या करता है पता है बच्चों? यहां पे आरएनए प्राइमर को जोड़ेगा। आरएनए प्राइमर, आरएनए की कुछ न्यूक्लियोटाइड होती है जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करती है, स्टार्ट करती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था
कि आरएनए प्राइमर क्या है, तो प्राइमेज बच्चों जो है वो यहां से रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाएगा, है ना। और तीसरी चीज है, तीसरी जो मेन चीज है वो आपका है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है बच्चों, डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड है इसका बहुलीकरण करवा देगा, इसका एक्सपेंशन करा देगा, याद रख लेना। वैसे तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, टोपोआइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, लाइगेज, है ना, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। अब बच्चों देखिए एक आध क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, बाकी हम कल और देख लेंगे, है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखिए अभी ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपके सामने रखी भी है कि डीएनए का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है। डीएनए का जो द्विगुणन है इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये तो मैं बता चुका हूं आपको पहले। देखो बच्चों, एक तो डीएनए से डीएनए बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे। एक पूछ रहा है कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा, इसे हम क्या कहेंगे। और एक बच्चों एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, इसे हम क्या कहेंगे, है ना। और कई बार बच्चों उल्टी डायरेक्शन में आरएनए से भी डीएनए बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बता दो, फिर सेशन को एंड कर देंगे। भाई डीएनए का द्विगुणन या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं। और जानते हो रेप्लिकेशन होता कब है, बता दो। देखे रेप्लिकेशन कब होगा, भाई डीएनए से डीएनए का बनना तो रेप्लिकेशन कहलाएगा, लेकिन ये रेप्लिकेशन होगा कब, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन। लेकिन एक कोशिका के अंदर रेप्लिकेशन कब होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कोशिका में विभाजन हो रहा है, तो विभाजन के दौरान रेप्लिकेशन कब होगा, भूलना कभी मत। रेप्लिकेशन होता है बच्चों सेल साइकिल के एस फेज में, याद रखना, कोशिका चक्र की संश्लेषी अवस्था में, कोशिका चक्र की संश्लेषी अवस्था, संश्लेषी अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, भूलना मत। अरे बच्चों आपने कोशिका विभाजन के दौरान इंटरफेज नाम सुना होगा, अंतराल अवस्था। इंटरफेज में तीन अवस्था आती है, G1, S और G2। तो इस S अवस्था में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कभी भूलना मत बच्चों, है ना, बिल्कुल। तो डीएनए रेप्लिकेशन की बात हो गई, ये S फेज में होता है। अब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो इसे क्या कहेंगे, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, मुझे बढ़िया भी लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश भाई, खुशी, रिंकी, अलका, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए डीएनए से आरएनए बनता है, इसको हम इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, ये इंग्लिश में याद रखा करो शब्द, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनती है तो इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, अनुवादन। क्या कहते हैं इसको, अनुवादन। डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन अगर उल्टी डायरेक्शन में आरएनए से डीएनए बनने लग जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से डीएनए बनने लग जाए तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन। ये बात बोलो, याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, और बहुत ही बढ़िया वाला हाँ, याद रखना बच्चों, ठीक है, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये अच्छी चीजें हैं, ये आज आप याद नहीं रखोगे तो कौन याद रखेगा, जरा बताओ तो। इसके बाद में ये भी एक चीज देख लो बच्चों, ये देखो, इस पर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम कई बार इसको भूल ही जाते हैं, ये है क्या हमें कई बार ये भी पता नहीं है। पहले देखो यहां लिखा हुआ क्या है, इसने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है भाई, हिंदी में इसको अनुलेखन इकाई बोलते हैं, अनुलेखन इकाई, ध्यान से सुनना बच्चों, अनुलेखन इकाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बच्चों ये आपका डीएनए है, जैसे ये आपका क्या है, डीएनए। डीएनए का वो भाग बच्चों, डीएनए का वो भाग जिससे आरएनए बनता है, जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है, जिसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए के उतने भाग को ही हम रेप्लिकेशन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, अनुलेखन इकाई कहते हैं। तो ये इतना भाग, ये वाला बड़ा करके बता दिया मैंने, ये डीएनए का छोटा सा एरिया जिससे मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो डीएनए की ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसका जो शुरुआत वाला भाग है, जहां से आपके ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है, अनुलेखन की शुरुआत होती है, उसको प्रमोटर बोलते हैं, याद रखना, है ना। यहां ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है कि देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, अनुलेखन इकाई का वो सिरा जहां से अनुलेखन की शुरुआत होती है, अनुलेखन जहां पर आके प्रारंभ होगा, उस भाग को कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं, प्रमोटर, उन्ना एक बोलते हैं शायद हिंदी में, है ना, प्रमोटर, तो याद रख ही लेना। अब बच्चों तो यहां से अगर अनुलेखन शुरू होगा, यहां ये डीएनए का इतना टुकड़ा है और इसके नीचे ये आरएनए बनना स्टार्ट होगा, तो आरएनए बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, यहां पर आकर के आरएनए बनना बंद हो जाएगा। जहां आरएनए बनना बंद हो जाएगा,
जहां अनुलेखन रुक जाएगा, अनुलेखन स्टॉप हो जाएगा, उसे बोलेंगे बच्चों टर्मिनेटर। इसे समापक बोलते हैं, समापक, टर्मिनेटर। तो प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ और टर्मिनेटर पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो गया। क्लियर? अब बीच में बच्चों, ये बीच का भाग है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मेरी बात को सुन लेना ध्यान से। बहुत बढ़िया बेटा, एक मिनट सारे बच्चे सुनना। ये जो बीच का एरिया है, ये बीच का जो एरिया है बच्चों, इस एरिया को ही हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, है ना। ये पूरा वो एरिया है जिसका कहीं ना कहीं बच्चों आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा अनुलेखन होता है। यही वो एरिया है आपके डीएनए का जो मैसेंजर आरएनए में बदलेगा, जिसके पास प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। ये पूरा स्ट्रक्चरल भाग है ना, याद रखना। यहीं पे आपका वो जीन है जिससे प्रोटीन बनती है ना, याद रखना जी, याद रखना। बहुत बढ़िया। बार बार एक शब्द आता है टेम्पलेट, टेम्पलेट। टेम्पलेट हमेशा डीएनए के उस टुकड़े को कहते हैं जिससे आरएनए बनता है ना। हाँ जी, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हमेशा आरएनए नहीं बनाते। एक बात अपने माइंड में रख लो, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, ये डीएनए के 2 धागे हैं बच्चों, आप ऐसे समझो। तो आप मेरे को एक बात बताना, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, तो क्या दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाएंगे? नहीं, दोनों में से केवल एक ही मैसेंजर आरएनए बनाएगा। जैसे अगर ये बना रहा है तो इसको टेम्पलेट बोलूंगा, है ना। अगर ये बनाएगा तो इसको टेम्पलेट बोलूंगा, सीधी सी बात है। तो इसने ये आपका एमआरएनए बना दिया। जो आरएनए बनाने में भाग लेता है वो टेम्पलेट, और दूसरे को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये बात भी कभी भूलना मत मेरे मित्रों, है ना। अब एक लाइन यहां और लिखी हुई है आपके बुक्स में, देखो, ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, और एक लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो बैक्टीरिया का मतलब है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक कोशिका में या जीवाणु कोशिका में जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो 2 फैक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं बच्चों। और इन प्रोकैरियोटिक में देखो एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा जो आरएनए बनाने में भाग लेता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां आरएनए पॉलीमरेज एक ही होगा, जबकि हम यूकैरियोटिक में 3 अलग अलग होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड। यूकैरियोटिक के पास 3 प्रकार के पॉलीमरेज होंगे और इन बैक्टीरिया के पास एक ही पॉलीमरेज होता है। एक तो ये बड़ा अंतर है, इन बैक्टीरिया के पास में 2 फैक्टर होते हैं। जब अनुलेखन की शुरुआत होती है तो प्रमोटर साइट के ऊपर सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, और जब मेरे दोस्तों इस अनुलेखन की समापन हो जाता है तो वहां रो फैक्टर काम आता है। तो यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर, ये दोनों फैक्टर बच्चों कब या कौन सी कोशिका में भाग लेंगे? तो ये भाग तो लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन में यानी अनुलेखन में भाग लेंगे, लेकिन कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जो बैक्टीरियल सेल होती है, बैक्टीरियल सेल में जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बढ़ता है तो ये दोनों कारक काम आते हैं, सिग्मा और रो। सिग्मा बच्चों अनुलेखन की शुरुआत कराता है, प्रारंभन कराता है, जबकि आपका जो रो फैक्टर है वो ट्रांसक्रिप्शन का मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं समापन करा देता है, स्टॉप करवा देता है, याद रख लेना। जो प्रमोटर साइट है वहां पे सिग्मा जुड़ता है बच्चों, जबकि टर्मिनेटर साइट पर रो जुड़ता है बच्चों। ये आपको कभी भी यूकैरियोटिक में नहीं देखने को मिलेंगे। यूकैरियोटिक के अंदर जब मेरे दोस्तों डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा तो वहां आपको सिग्मा और रो नहीं देखने को मिलते। प्रोकैरियोटिक में डायरेक्ट डीएनए से एमआरएनए बनता है, लेकिन यूकैरियोटिक में कभी भी डायरेक्ट नहीं बनेगा। यूकैरियोटिक में तो बच्चों पहले डीएनए से बनेगा एचएनआरएनए। क्या बनेगा? एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए से बाद में बनेगा एमआरएनए। तो हमारे पास में 2 स्टेप में एमआरएनए बनेगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो डायरेक्ट ही बन जाता है। हमारे पास पहले डीएनए से एचएनआरएनए बनेगा, फिर एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है। क्योंकि बच्चों हमारे डीएनए के पास में कुछ सेंस और कुछ नॉन सेंस 2 तरह की चीजें होती है। हमारे डीएनए में इंट्रॉन और एक्सॉन नाम के कोडॉन होते हैं बच्चों। इंट्रॉन जो होता है वो किसी काम का होता नहीं, तो जब एचएनआरएनए बनता है ना तो उसमें इंट्रॉन भी आ जाता है ना, और एक्सॉन भी आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो फालतू का कोडॉन है ना इंट्रॉन, उसको हम हटा देते हैं, हटा के फिर एमआरएनए बनाते हैं। तो इंट्रॉन को हटाना पड़ता है, एक्सॉन को जोड़ना पड़ता है, इसको आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग हमारी विशेषता है, हम यूकैरियोटिक में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। तो हम यूकैरियोटिक का जो डीएनए होगा उसमें इंट्रॉन भी होगा, उसमें एक्सॉन भी होगा। एक्सॉन जो है वो एक्सप्रेस होता है, एक्सॉन के पास प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, बट इंट्रॉन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होता, नॉट एक्सप्रेस। तो जब भी आपका
डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो उसमें भी इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस इंट्रॉन को हटा करके एक्सॉन को जोड़ करके एमआरएनए बनाते हैं। इसलिए आपका जो एचएनआरएनए है इसमें तो इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होंगे, इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होंगे। लेकिन जब एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाएंगे तो इस एमआरएनए में केवल एक्सॉन होंगे, इसमें केवल क्या होंगे, एक्सॉन होंगे। तो इंट्रॉन को हटाने की प्रक्रिया को ही हम आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं, आरएनए संबंधन बोलते हैं। तो आरएनए स्प्लाइसिंग केवल यूकैरियोटिक की विशेषता है, याद रखना। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। मेरे दोस्तों आपको पता है डीएनए का वो भाग जो मैसेंजर आरएनए में बदलता है वही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। भाई डीएनए के जितने भाग का ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए के रूप में होगा वही डीएनए का हिस्सा जो है उसी को अपन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। तो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कौन कौन से भाग होते हैं पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो यहां पे इसने लिखा है इंड्यूसर, टर्मिनेटर, प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन। याद रख लेना बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यानी अनुलेखन इकाई के ये तीन भाग है, टर्मिनेटर, प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन। ये तो बच्चों तीनों ही भाग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के है, टीयू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये तो उसके भाग है। लेकिन इसने जो यहां इंड्यूसर लिखा है बच्चों, ये इंड्यूसर यानी ये जो आपका प्रेरक है बच्चों, ये प्रेरक इसका भाग नहीं है। तो प्रेरक जो है दोस्तों ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का भाग नहीं है, अनुलेखन इकाई का भाग नहीं है। याद रख लोगे क्या, ये इंड्यूसर शब्द आपने कहां पे पढ़ा है बच्चों? आपने अगर लेक ओपेरॉन पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा है आपने लेक ओपेरॉन। तो लेक ओपेरॉन में बच्चों आपने एक इंड्यूसर पढ़ा होगा, लैक्टोज। क्या पढ़ा होगा दोस्तों? लैक्टोज, ठीक है ना। तो याद रखना मेरे दोस्तों, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड। इसके बाद में देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। पीसीआर और प्रतिबंधन खंड आयाम बहुरूपता के लिए विधियां है। पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर द मेथड फॉर। इन्होंने कहा है बच्चों पीसीआर और किसके लिए बच्चों? आरएफएलपी। देखो इन्होंने लिखा ना रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोला जाता है आरएफएलपी। क्या बोलते हैं? आरएफएलपी। तो पीसीआर और दोस्तों आरएफएलपी, इन दोनों के लिए इन्होंने यहां पे पूछा है, ठीक है ना। तो बताओ देखिए पीसीआर और आरएफपी के लिए कौन सा मेथड इनमें से सही है? मतलब कि पीसीआर और आरएफएलपी इसका यूज आप कहां करते हैं, इन मेथड को आप कहां पर काम में लेते हैं? बताइए। देखें, क्या एंजाइमों की स्टडी में इनका उपयोग होता है क्या? नहीं होता। एंजाइमों के अध्ययन का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर अगला है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी इनका यूज नहीं होता। डीएनए के सीक्वेंसिंग में भी इनका उपयोग नहीं होता। तो कहां होता है इनका उपयोग? इनका उपयोग होता है दोस्तों जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में। याद रखना दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर पीसीआर और आरएफएलपी का उपयोग होता है। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। और एग्जाम में अगर बाय द वे आपसे पूछ लिया कि डीएनए फिंगरप्रिंट की बात किसने करी, तो आप क्या लिखोगे? नाम एलेक जेफरी। और दोस्तों हमारे डीएनए के ऊपर बार बार रिपीट होने वाले सेगमेंट होते हैं, हमारे डीएनए पर बार बार रिपीट होने वाले जो सीक्वेंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है भाई? याद रखना, उनको हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट ये वो भाग है दोस्तों जो बार बार रिपीट होता है। और दोस्तों डीएनए का ऐसा भाग जो बार बार रिपीट हो रहा है वो नॉन कोडिंग होता है, वो एक्सप्रेस नहीं होता, नॉट एक्सप्रेस, ठीक है ना। याद रख लेना मेरे दोस्तों, इसी का उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है और इसी की वजह से हमारे डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म होता है। बाकी दोस्तों हमारा डीएनए 99.9% तो सभी में एक जैसा ही है। मेरे जीन और आपके जीन तो एक ही जैसे हैं। मेरे पास इंसुलिन बनाने वाला, आपके पास इंसुलिन बनाने वाला, एक जैसा जीन है। लेकिन मेरे पास जो बार बार रिपीट होने वाले सेगमेंट है वो आपके और मेरे अलग है। मेरे और आपके वीएनटीआर अलग है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। आरएफएलपी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये चीजें अलग है। और इनका उपयोग दोस्तों हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंट में किया था। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी और बहुत अच्छी जानकारी है। अगला क्वेश्चन एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है। बच्चों ने कहा था सर आप जो है मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाइए, ठीक है ना मेरे दोस्तों। इसलिए मैं, ठीक है ना, इनके क्वेश्चन ज्यादा करवा रहा हूं,
इसलिए ये चीजें इतनी अच्छी तरह से समझना, जिम्मेदारी के साथ समझना, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे गलती ना हो दोस्तों। और मैं फिर कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग का एग्जाम 23 जुलाई को है, राजस्थान में फार्मेसी का एग्जाम 16 जुलाई को है और 17 जुलाई को पैरामेडिकल का है। तो मेरे दोस्तों, विजय एजुकेशन की पूरी टीम 23 जुलाई को एक बहुत ही बड़ा सेमिनार, बीएससी नर्सिंग का जयपुर में एग्जाम होने के बाद एक स्थान हमने चिन्हित किया है, वो स्थान आगामी 2 दिन में हम बता देंगे, और वहां पर एक विशाल सेमिनार हम लोग करने जा रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम जो भी जगह बताएं, आप समय निकाल करके उस सेमिनार में जरूर पधारें। जितने भी बच्चे जिन्होंने विजय परिवार से पढ़ाई करी, सेलेक्ट हुए, जो पिछले साल सेलेक्ट हुए, वो भी आ सकते हैं, और जो इस बार एग्जाम देने आ रहे हैं, जो गुरुजनों से मिलना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो जरूर आएँ अपने अभिभावकों के सहित। ठीक है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल मेरे दोस्तों, 23 जुलाई जयपुर, 23 जुलाई, ठीक है ना? और जयपुर में ही बच्चों आपका एग्जाम सेंटर आएगा, राजस्थान वाले बच्चों का। ठीक है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए सामान्यतः उपयोग में किए जाने वाले वाहक कौन से हैं? दोस्तों, जब हमने मनुष्य के डीएनए का कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग किया था, ठीक है ना दोस्तों, तो उस समय हमने वेक्टर के रूप में किसका उपयोग किया था? कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग 1990 से लेकर के 2006 तक चला था बच्चों, और इसमें हमने मानव के साथ साथ और भी बहुत सारे जीवों की सीक्वेंसिंग की थी, और भी बहुत सारे जीवों के डीएनए की सीक्वेंसिंग की थी। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए हमने वाहक, डीएनए वाहक कौन सा काम में लिया था? ऑप्शन में इसने लिखा है टी डीएनए। बच्चों, टी डीएनए तो टी आई प्लाज्मिड में होता है, और हमने टी आई प्लाज्मिड तो यहाँ पे काम में लिया नहीं। फिर इसने लिखा टी/ए क्लोनिंग वेक्टर, यह भी हमने नहीं लिया। एक्सप्रेसिंग वेक्टर, यह भी काम में नहीं लिया। BAC और YAC, बहुत सारे बच्चों का यही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे बता रहे हैं वो सारे ही सही है। अब एक काम करो बच्चों, आप BAC और YAC की फुल फॉर्म बता दो, जल्दी बताइएगा। BAC का फुल फॉर्म क्या होगा और YAC का फुल फॉर्म क्या होगा? शाबाश, देखें देखें कौन कौन बच्चे हैं जो बहुत ही बेहतरीन आंसर दे रहे हैं। तो मैं आपके कमेंट भी देख लेता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? ठीक है, चल उठ खड़ा हो, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो मेरे दोस्तों, एक लंबी उड़ान आपको मेरे दोस्तों भरनी पड़ेगी। ठीक है, और इस बार दोस्तों ये आपकी जो उड़ान है, ठीक है, ये उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेरे दोस्तों मुख्य गेट तक जाकर के वहां पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के उस गवर्नमेंट की एक सीट को आप जो है मेरे दोस्तों हासिल करिए, तभी पूरी होगी। ठीक है, और उम्मीद तो बच्चों इस बात की हम बिल्कुल कर सकते हैं कि आपकी मेहनत बिल्कुल यही बयां कर रही है कि इस बार आप सफलता की तरफ, ठीक है, बढ़ दिए हैं और बहुत करीब है। ठीक है, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, सारे बच्चे सही बता रहे हैं भाई। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और दूसरा है YAC का मतलब है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बिल्कुल बढ़ना पड़ेगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मेरे दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जो आनुवंशिक सामग्री दी गई है, इनके संगठन के सही क्रम को सबसे बड़े से सबसे छोटे तक की ओर पहचानिए। यहां पर जो भी आनुवंशिक पदार्थ दिए गए हैं, सबसे बड़ा तो पहले और सबसे छोटा बाद में, तो इनका सही क्रम कौन सा है, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? इसमें इंग्लिश वाला देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्रोमोजोम, जीन, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, जीनोम, क्रोमोजोम, न्यूक्लियोटाइड और जीन, जीनोम, क्रोमोजोम, जीन और न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोजोम, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड और जीन। बताओ, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक, हाँ जी, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, राहुल, कंचन, काव्या, सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें भाई। हाँ, बहुत ही बढ़िया। भीष्मा, सुभाष, प्रतीक, बजरंग, हाँ जी, रवि कुमार, इसके बाद में नेहू, राज सैनी, राहुल, श्वेता विश्वकर्मा, हाँ जी, रविंद्र बिश्नोई, दीप सिंह पवार, जल्दी बताइए। देखिए शाबाश। हाँ, रिम्स रांची, झारखंड में एक ही कॉलेज है भाई, रिम्स रांची। 100 के आसपास सीटें हैं उसमें, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की तो बहुत है। देखिए, सबसे बड़ा जो आनुवंशिक घटक होता है वो बच्चों जीनोम होता है, ये तो आप जानते हो। जीनोम से छोटी इकाई को बोलते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से छोटी इकाई को बोलते हैं जीन, जीन से छोटी इकाई को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के टूटने से 3 चीजें बनती है, एक तो पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनी बेस और एक फॉस्फोरिक अम्ल। इन 3 चीजों के मिलने से बनता है न्यूक्लियोटाइड, समझे ना? बिल्कुल जी। थोड़ी बहुत न्यूक्लियोटाइड से बनेगा जीन, ठीक है, और जीन दोस्तों क्रोमोसोम पे लीनियर फैशन में होंगे, ठीक है ना। और कंप्लीट हमारा जो मेरे दोस्तों जेनेटिक मेकअप है वही हमारा जीनोम है।
चलो, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बच्चों। सही बात है कि गलत बात? बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेके आया हूं आज आपके लिए। क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए? इनमें से कौन सी ऐसी घटना है जो आरएनए के ऊपर लागू नहीं होती है? समझना मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए पर लागू नहीं होता? ऑप्शन पे जाते हैं, पूरक क्षार युग्मन, 5 प्राइम फॉस्फोरिल एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिलिसोर, फिर विषम चक्रीय नाइट्रोजनीकृत क्षार, और फिर 4 गाफ का नियम। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, आरएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस नहीं बनती क्या? आप डीएनए से आरएनए बना दो, बिल्कुल बनती है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। अगर आप इस डीएनए से आरएनए बना रहे हो तब भी तो कॉम्प्लीमेंट्री तो सभी जगह होगी ना, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो होती है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और 5 प्राइम पर फॉस्फोरिल, 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल, ये तो होता ही है, बिल्कुल होता है। 5 प्राइम सिरे के ऊपर फॉस्फोरस तो होगा, 3 प्राइम पे OH ग्रुप तो होगा, पेंटोज शुगर से जुड़ा हुआ, ये भी सही है। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेस बिल्कुल होगी, ठीक है ना। लेकिन 4 गाफ का जो रूल है ना बच्चों, ठीक है ना, वो 4 गाफ वाला रूल बच्चों किसके लिए है जानते हो आप? 4 गाफ का रूल किसके लिए बताओ देखें। 4 गाफ का रूल है बच्चों डीएनए के लिए। किसके लिए? डीएनए के लिए, जिसमें यह कहा गया है कि जितना डीएनए में एडिनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा, जितना डीएनए में ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो यह कहा गया था कि A+G/T+C इज इक्वल टू 1। ये दोस्तों 4 गाफ ने जानकारी दी थी। 4 गाफ ने कहा जितना एडिनिन होगा उतना ही डीएनए में थाइमीन होगा, जितना डीएनए में ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। इसलिए अगर एग्जाम में पूछ ले कि 30% अमाउंट डीएनए के अंदर एडिनिन का है, तो हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि अगर एडिनिन 30 है तो एडिनिन से कौन जुड़ता है? थाइमीन। तो थाइमीन भी कितना होगा? 30 होगा। तो ये दोनों कुल मिलाकर के कितने हो गए? 60। तो पीछे 40 बच गया। तो अब 40 में कौन आएगा? ग्वानिन और साइटोसिन। तो 40 का आधा आधा कर दो, 20 ग्वानिन और 20 साइटोसिन। बात सही है कि बात गलत है? बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। ओके, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप इरविन 4 गाफ वाला रूल हमेशा याद रखो। इरविन 4 गाफ ने डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन, एडिनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन, इनको लेकर के बात कही थी। हमेशा याद रखना, एडिनिन थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन? इनमें से ऐसा कौन सा है बच्चों जो स्टार्ट कोडोन है, यानी प्रारंभक कोडोन है बच्चों? बताइए, देखिए इनमें से ऐसा कौन है जो स्टार्ट कोडोन है? हमेशा बताता हूं ये बात बच्चों, स्टार्ट कोडोन सभी को मालूम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टार्ट कोडोन, ये भी बता दो कि स्टार्ट कोडोन की वजह से कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा, ठीक है ना। UGA, ठीक है, ये भी नहीं है। UAA, ये भी नहीं है। UAG, ये भी नहीं है। याद रखना, उल्लू आया और आया, फिर उल्लू गया और वापिस आ गया, उल्लू आया और फिर वापिस चला गया, ये तीनों तो स्टॉप कोडोन है। ये तीनों तो कैसे कोडोन है बच्चों? स्टॉप कोडोन है। जबकि इसने पूछा है स्टार्ट कोडोन, तो स्टार्ट कोडोन है AUG, याद रखना। और AUG जो है ना बच्चों, एक तो याद रखो ये स्टार्ट कोडोन है, दूसरा याद रखो कि ये mRNA का जो 5 प्राइम एंड है ना वहां पाया जाता है। तीसरा, इसकी वजह से बच्चों मिथायोनिन नाम का एमाइनो एसिड है वो सिंथेसाइज होता है, याद रखना। ओके, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चर जीन इज? एक संरचनात्मक जीन के समतुल्य कौन होता है? जल्दी बताओ देखें, जीन के समतुल्य इकाई किसको माना गया है? मेरे दोस्तों, आप कहते हो ना कि सेगमेंट ऑफ डीएनए का सेगमेंट जीन कहलाता है। आप बोलते तो हो, लेकिन एग्जैक्ट कौन से भाग का नाम जीन है? बताओ देखे, किसको जीन बोलते हो? म्यूटॉन को कहोगे, सिस्ट्रॉन को कहोगे, ओपेरॉन को कहोगे कि रिकॉन को कहोगे? शाबाश दोस्तों, शाबाश। आंसर देना पड़ेगा और शानदार आंसर दोगे तब जाकर के मेरे दोस्तों मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे विजय परिवार के जो विद्यार्थी हैं वो शानदार और बेहतरीन आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, राम प्रकाश जी, लवकेश, अंतिमा, तुषार, राज लखवन, डॉक्टर खुशी, अंकित, राधिका, जल्दी आंसर दो गुड़िया। हाँ, राहुल कशाना, कमलेश, पायल बूंदी, प्रियंका बघेल, सुशांत, गुरुमुखी, इसके बाद में लेख राम, वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रचना, देखिए सही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। ऑप्शन बी ही आंसर दिए जा रहे हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बच्चों, क्या? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों सिस्ट्रॉन। क्या लिखा हुआ है? सिस्ट्रॉन।
सिस्ट्रोन को ही हम लोग जीन के समतुल्य मानते हैं। लेकिन गुरुजी हमें तो पता ही नहीं है सिस्ट्रोन एग्जैक्ट है क्या, समझाओ तो सही। तो बिल्कुल समझाते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों। ये है आपका डीएनए। ये क्या है? डीएनए। डीएनए का मान लेते हैं ये एक सेगमेंट है। तो डीएनए का वो सेगमेंट बच्चों, डीएनए का वो भाग जो आपका एमआरएनए में बदलता है। डीएनए का वो भाग जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुलेखन होता है। डीएनए का वो भाग जिसका क्या होता है? अनुलेखन होता है। उस डीएनए के भाग को ही क्या कहा जाता है बच्चों? सिस्ट्रोन। क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन। लेकिन यहां एक बात बताना चाहूंगा आपको, जो ये एमआरएनए है ना बच्चों, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए आपको पता ही है ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनाता है। और इस मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होता कहां पे है बच्चों? राइबोसोम के अंदर होगा। तो आप याद रखना बच्चों, अगर ये मैसेंजर आरएनए एक प्रोटीन बनाए, सिंगल प्रोटीन का निर्माण करे, तब तो इस एमआरएनए को बोलेंगे हम लोग मोनोसिस्ट्रोनिक। क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक। और जब ये अनेक प्रोटीन बनाए एमआरएनए, एक एमआरएनए मल्टीपल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को सिंथेसाइज करवाता है, तो इसको बोला जाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कौन सी सेल में पाया जाएगा और मोनोसिस्ट्रोनिक कौन सी सेल में पाया जाएगा? जल्दी बताओ। देखें, प्रोकैरियोटिक में कौन सा होगा, यूकैरियोटिक में कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है और मुझे उम्मीद है, भरोसा है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी मेरे दोस्तों, एटीपी बहुत कम मिल रहे हैं। एक बच्चे ने लिखा है कि आप 2000 और 700 बच्चे देख रहे हो, लगभग 3000 के आसपास, और एटीपी महज 1000 है। यह बहुत बड़ा अन्याय है विजय सर के साथ में। कहीं ना कहीं आप मेरी ऊर्जा के लेवल को कम किए जा रहे हो। थोड़ा एक लाइक वाले बटन के ऊपर अंगूठा दबाइए, देखें, ठीक है ना। मुझे आनंद की क्या होगी? अनुभूति, ठीक है ना। तो मुझे आनंद की अनुभूति करवाओगे ना? सारे बच्चे एक बार अंगूठा दबाना देखे लाइक वाले बटन पे। क्या हाल होता है इस बेचारे का, है? हाँ हाँ, इस लाइक वाले बटन की हालत खराब कर दो आप। हाँ, अब आया मजा भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, क्या बात है सिरों, ठीक है ना। ये होती है ताकत, ये होता है जुनून, ये होता है जज्बा, है ना। बिल्कुल, शाबाश। तो दोस्तों आप आंसर दिए जा रहे हो। जो बच्चा कह रहा है कि सर मोनोसिस्ट्रोनिक तो यूकैरियोटिक में होता है, वो सही है। यूकैरियोटिक का जो डीएनए है ना बच्चों, हमारा डीएनए जो एमआरएनए बनाएगा, वो एमआरएनए एक टाइम में एक ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाएगा, अर्थात मोनोसिस्टोनिक होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चों, बैक्टीरिया कह दूं या प्रोकैरियोटिक कह दूं, प्रोकैरियोटिक का मैसेंजर आरएनए पॉलीसिस्टोनिक। पी से प्रोकैरियोटिक, पी से पॉलीसिस्टोनिक। वेरी गुड। लेकिन सर म्यूटॉन का मतलब क्या है? डीएनए का वो भाग जिसमें म्यूटेशन होता है, म्यूटॉन, ठीक है। रिकॉन का मतलब क्या? वो भाग जो क्रॉसिंग ओवर में भाग ले, ठीक है। ओपेरॉन का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन। जीनों का समूह क्या कहलाता है बच्चों? ओपेरॉन। वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, आप पढ़ाई तो करते हो भाई, सारे आंसर दिए जा रहे हो, हद हो गई है ना। बहुत बढ़िया। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद ए न्यूक्लियोसोम इंडिकेट। हिस्टोन H1 की केंद्रीय काब के साथ संबंधता इंगित करती है। बच्चों हिस्टोन तो नाम सुन रखा है कि नहीं सुन रखा है? अरे गुरुजी कैसी बात किए जा रहे हो आप, हिस्टोन के बारे में तो आप हमेशा ही बताते हो। हमारे यूकैरियोटिक के अंदर होती है हिस्टोन प्रोटीन, यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन होती है। और हिस्टोन कैसी प्रोटीन है? एल के लाइन, मतलब सारी है। और कैसी है? और पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन है। ओके। और हिस्टोन 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3, H4, ये 5 प्रकार की हिस्टोन है बच्चों। अब देखते हैं, इसने H1 के बारे में पूछा है, देखो क्या लिखा। पहला पॉइंट है यह प्रतिलेखन, इसके बाद में डीएनए प्रतिकृति हो रही है, इसके बाद में यह कह रहा है डीएनए को क्रोमेटिन फाइबर में संघनित किया जाता है, फिर यह कह रहा है डीएनए द्विकुंडलिनी अनावृत होती है। क्या लिखा दोस्तों? द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद ए न्यूक्लियोसोम इंडिकेट। पहले तो न्यूक्लियोसोम के रूप में डीएनए की पैकेजिंग होती है। डीएनए की क्या होती है बच्चों? पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग हमेशा न्यूक्लियोसोम के रूप में होगी, ये तो आप जानते हो। अब बच्चों एक बात सुन लो, जैसे ये एक न्यूक्लियोसोम है बच्चों, ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम है। तो ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ना बच्चों, इन पे ऐसे डीएनए कोइल्ड रहता है, इन पे इस तरह से डीएनए क्या रहेगा? कोइल्ड रहेगा। अब बच्चों मामला कुछ इस तरह का है कि ये जो जितने भी न्यूक्लियोसोम है ना, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये न्यूक्लियोसोम ऐसे बाहर की तरफ बच्चों H1 हिस्टोन से जुड़ते हैं इस तरह से।
तो कहीं ना कहीं जब ये न्यूक्लियोसोम के रूप में हमारा डीएनए खुद की पैकेजिंग करेगा तो न्यूक्लियोसोम से आगे दोस्तों सोलेनोइड बनता है, सोलेनोइड से आगे क्रोमेटीन बनता है, क्रोमेटीन के आगे कोइल्ड होने से क्रोमोसोम बनता है। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं है। तो क्या लिखा है इसने थर्ड पॉइंट में, देखो द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमेटीन फाइबर। जब हमारा डीएनए क्रोमेटीन फाइबर के रूप में खुद की पैकेजिंग कर रहा होता है, जब कंडेंस हो रहा होता है, तब दोस्तों यह न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन प्रोटीन मदद करती है। यह बात बिल्कुल सही है। बाकी वाले पॉइंट, रेप्लिकेशन वाला भी गलत, ट्रांसक्रिप्शन भी गलत, और डबल हेलिक्स ये भी गलत। डबल हेलिक्स के अंदर हिस्टोन का कोई रोल नहीं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में भी हिस्टोन का कोई लेना देना नहीं, रेप्लिकेशन में भी कोई मतलब नहीं। ओके, बिल्कुल। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे बच्चों, न्यूक्लियोसोम किसका बना हुआ है बताओ देखें। एक न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, तो आंसर क्या दोगे सर? एक न्यूक्लियोसोम जो है वो मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बनेगा। एक तो हिस्टोन प्रोटीन होती है न्यूक्लियोसोम में, और दूसरा होता है डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमारा अत्यधिक लंबा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर कोइल्ड होता है, कुंडलित होता है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल याद रखना। कौन सी ऐसी हिस्टोन है जो न्यूक्लियोसोम के बाहर रहती है? तो न्यूक्लियोसोम के बाहर रहने वाली हिस्टोन को बोलते हैं H1। और न्यूक्लियोसोम के अंदर कौन सी हिस्टोन रहती है? H2A, H2B, H3 और H4। हिस्टोन में दोस्तों आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो अम्ल ज्यादा मात्रा में होते हैं। द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। मेरे दोस्तों, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के सबसे अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आते हैं? वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रयोग करके सबसे अंत में यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है? जल्दी बताओ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आपको सिखा रहा हूं बच्चों, तो बताइएगा देखें किसने जो है वो मेरे दोस्तों ये काम किया था डीएनए के मेरे दोस्तों आनुवंशिक होने का सबसे अंतिम प्रयोग किसने किया? पहला प्रयोग किया था रूपांतरण वाला प्रयोग, ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रयोग, ठीक है। ये तो किया था ग्रिफिथ ने, लेकिन ग्रिफिथ ने तो प्रयोग सबसे पहला किया था। ग्रिफिथ के बाद में एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी, इन्होंने इस रूपांतरण का बायोकेमिकल टेस्ट किया था, ठीक है ना। तो बायोकेमिकल कैरेक्टर बताया, जैव रासायनिक लक्षण बताया रूपांतरण का, किसने? एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी। ओके, याद रखना। इसके बाद में नंबर 3 पे अंतिम प्रयोग जो था वो था ट्रांसडेक्शन। और ट्रांसडेक्शन प्रयोग, जिसको हम पारकर्मण भी कहते हैं बच्चों, यह प्रयोग करवाया था हर्शे व चेज ने। और हर्शे व चेज ने यह प्रयोग करवाया था ई कोलाई बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है ना बच्चों। और इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर लेकर के यह प्रयोग करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा हर्शे एंड चेज। और एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? ट्रांसडक्शन। याद रखना, बहुत अच्छी जानकारी आपको बच्चों सिखा के जा रहा हूं आज मैं, बहुत ही अच्छी जानकारी। और एक बात और बताऊं बच्चों, सबसे प्रमाणित दोस्तों डीएनए के जेनेटिक होने का प्रूफ भी हर्शे और चेज ने दिया था, याद रख लेना, ठीक है। हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने दोस्तों डीएनए के जेनेटिक होने का सबसे अच्छा प्रूफ दिया, ठीक है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि नहीं चलें? बिल्कुल चलना है सर। ये लीजिए, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर यूज्ड टू इलोंगेट। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। डीएनए प्रतिकृति के दौरान ओकाजाकी खंड का उपयोग को दीर्घीकृत करने के लिए किया जाता है। किसको इलोंगेट करने के लिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट काम में आते हैं? जल्दी बताओ देखें। द लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, द लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, और द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फ्रॉक। बच्चों एक बात तो आप याद रख लो, जहां लीडिंग लिखा हुआ है उसको गलत करो पहले तो। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज बताऊं आपको, यह दोस्तों रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये वाला। अब इस रेप्लिकेशन फॉर्क के ऊपर बच्चों याद रखना, यह है 3 to 5। तो इस 3 to 5 पेरेंट स्ट्रैंड को, जो पेरेंट स्ट्रैंड 3 to 5 है, इसी को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और इस लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर बच्चों डीएनए 5 to 3 डायरेक्शन में कंटिन्यू बनता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड डीएनए का सतत रज्जु किसके ऊपर बनेगा, तो इस लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए कंटिन्यूअस बनता है। अब दूसरी तरफ होता है लेगिंग स्ट्रैंड। इसके नाम में लेगिंग शब्द क्यों लिखा हुआ है? लेग का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? लेग का मतलब यह है कि यहां जो डीएनए बनता है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनता है, याद रखना। और इन टुकड़ों को बोलते हैं ओकाजाकी। इसलिए बच्चों इसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं।
डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड यानी असतत रज्जु। क्या बोलते हैं इसको? असतत रज्जु। डिसकंटिन्यूअस क्यों है ये? क्योंकि बच्चों यहां जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो खुद 5 to 3 डायरेक्शन में है और नया डीएनए भी 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है। तो इसलिए दोस्तों यहां डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में बनेगा। जितना भाग खुलेगा उसमें दोस्तों 5 to 3, ठीक है, जितना भाग खुलेगा 5 to 3, जितना भाग खुलेगा 5 to 3 डायरेक्शन में छोटे छोटे सेगमेंट बनेंगे, इनको बोलते हैं ओकाजाकी। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जिस दोस्तों पेरेंट स्ट्रैंड पे बनता है उस पेरेंट स्ट्रैंड को, उस जनकीय रज्जु को लेगिंग कहते हैं। तो लेगिंग स्ट्रैंड के नीचे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। तो लीडिंग लिखा हुआ है वो तो सीधा ही गलत हो ही गया। फिर इसने लिखा लेगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी कहा कि प्रतिकृति द्विशाख की और पश्य रज्जु। ये गलत है दोस्तों। हमेशा याद रखना जो पश्य रज्जु है, जो लेगिंग स्ट्रैंड है दोस्तों, वो रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर की तरफ बनेगा। ठीक है ना, याद रख लेना मेरे दोस्तों, ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है। ठीक है ना, इसकी तरफ नहीं बनेगा, इससे दूर की तरफ बनेगा। ओके, बिल्कुल। ओकाजाकी फ्रेगमेंट कंटिन्यू होता है कि डिसकंटिन्यू? डिसकंटिन्यू होता है। ओके जी, ओके, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान मेरे दोस्तों याद रखना, एक अच्छी जानकारी बता रहा हूं। मान लो कि ये यूकैरियोटिक डीएनए है, तो यूकैरियोटिक डीएनए तो दोस्तों 2 या 3 अलग अलग जगह से रेप्लिकेट होना शुरू होता है। क्योंकि बच्चों हमारे डीएनए में इस तरह के बहुत सारे बबल बनते हैं, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए बहुत लंबा होता है, तो इस पर मल्टीपल नंबर ऑफ ओआरआई होते हैं। हमारे डीएनए पर दोस्तों ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, वो ओआरआई यूकैरियोटिक डीएनए में बहुत सारे होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक डीएनए तो छोटा होता है दोस्तों। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए पर केवल एक, याद रखना, केवल एक ओआरआई होता है, ओआरआई होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि एक बैक्टीरिया के डीएनए का रेप्लिकेशन किसी एक पॉइंट से शुरू होगा कि बहुत सारे पॉइंट से शुरू होगा, तो एक ही पॉइंट से शुरू होगा। याद रखना, बैक्टीरिया में हमेशा एक ही पॉइंट से रेप्लिकेशन शुरू होगा। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर दोस्तों रेप्लिकेशन के मल्टीपल पॉइंट है, इधर भी रेप्लिकेशन चलेगा, इधर भी रेप्लिकेशन चलेगा। तो यहां तो बहुत सारे पॉइंट पे चल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे डीएनए पर ओआरआई क्षेत्र बहुत ही ज्यादा है। यहां पर भी ओआरआई है, यहां पर भी है। ओके, बिल्कुल, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए फ्रेगमेंट आर। डीएनए फ्रेगमेंट किस प्रकार का होता है? डीएनए फ्रेगमेंट पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज होता है। एसिडिक होता है कि एल्केलाइन होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ये 2 पॉइंट तो याद रख ही लोगे हमेशा के लिए, बिल्कुल। तो पहला लिखा है पॉजिटिव चार्ज, ये गलत है। फिर लिखा है नेगेटिवली चार्ज, ये बात तो सही है। फिर लिखा है न्यूट्रल, ये बात गलत है। फिर लिखा है आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, ये भी गलत है। डीएनए हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होती है, याद रखना। धना आवेशित कौन होती है बच्चों? हिस्टोन। कौन होती है? हिस्टोन। ये बात याद रख लोगे ना, बिल्कुल। डीएनए कैसा होगा? ऋण आवेशित। ओके, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक में पेप्टाइड आबंधन को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम निम्न में से स्थित होता है। कितना शानदार क्वेश्चन है, देखो। द एंजाइम दैट कैटेलाइट द पेप्टाइड बॉन्डिंग इन प्रोकैरियोट्स इज लोकेटेड इन द, पहले तो मुझे बताओ प्रोकैरियोटिक के अंदर जब मेरे दोस्तों एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, राइबोसोम में जब प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, तो दोस्तों एमिनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनवाने में जो एंजाइम हेल्प करता है दोस्तों, उस एंजाइम का नाम आप बताओ। देखें, जैसे बच्चों ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये बनी कहां पे है? ये बनी है बच्चों राइबोसोम में। ठीक है, तो अब इनमें यहां जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, इसे कौन दोस्तों उत्प्रेरित करेगा? जल्दी बताओ। देखे, शाबाश। ठीक है ना। और प्रोकैरियोटिक में बच्चों 70S टाइप का जो राइबोसोम है ना, उसमें ट्रांसलेशन चलेगा। जो मेरे दोस्तों प्रोटीन का जो निर्माण है, इसे अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। यहां ट्रांसलेशन 70S टाइप के राइबोसोम में चलेगा बैक्टीरिया के अंदर। जो एंजाइम का नाम क्या है? राइबोजाइम। क्या? राइबोजाइम। राइबोजाइम एंजाइम यहां पे काम आता है ट्रांसलेशन के दौरान, याद रख लेना बच्चों। ओके, बिल्कुल। और यहां दूसरा इसने क्या पूछा था आपसे कि ये जो राइबोजाइम है ये कहां पाया जाता है? बताओ। देखें, राइबोजाइम है तो सीधी सी बात है राइबोसोम के अंदर ही होगा, mRNA और tRNA में तो होगा नहीं। और राइबोसोम की भी लार्ज जो सब यूनिट होती है, जो बड़ी उपिकाई है बच्चों, उसमें पाया जाएगा। ठीक है ना, इसकी जो लार्ज सब यूनिट है उसके साथ ये एंजाइम जुड़ा हुआ होता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति में पश्य रज्जु पर ओकाजाकी खंड एक साथ जुड़ते हैं। इन डीएनए रेप्लिकेशन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड आर जॉइंड टुगेदर बाय। अभी मैंने क्या बताया बच्चों? जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो वहां पे आपको 2 स्ट्रैंड दिखेंगे। एक स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक स्ट्रैंड पे डीएनए कंटिन्यू बनेगा। जिस स्ट्रैंड पे डीएनए कंटिन्यू बनता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड, अग्रगामी रज्जु। ये कैसा रज्जु है? अग्रगामी। लेकिन दूसरा एक स्ट्रैंड और है
जिसपे डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में बनता है उसे बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लेगिंग स्ट्रैंड। हिंदी में इसको बोलते हैं पश्यगामी रज्जु। क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्यगामी रज्जु। ओके, तो बस ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर ओकाजाकी फ्रेगमेंट वाला, जिसपे ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जिसपे होंगे वो तो है लेगिंग। और दोस्तों जिसमें कंटिन्यूअस, जिस पर कंटिन्यूअस दोस्तों डीएनए बन रहा है उसे बोलते हैं लीडिंग। बस दो बात याद रखो, जिसमें डीएनए कंटिन्यू बन रहा है उस स्ट्रैंड को तो क्या कह रहे हो? उसको अग्रगामी या लीडिंग बोलेंगे। जिसपे छोटे छोटे सेगमेंट के रूप में बन रहा है उसको हम लेगिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। बात सही है कि बात गलत है? बिल्कुल सही है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इन स्ट्रैंड को, इन डीएनए के ओकाजाकी फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा भाई? जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। कौन करेगा जोड़ने का काम? डीएनए लाइगेज। बात सही है क्या? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। वेरी गुड, शाबाश। अब देखिएगा बच्चों, तो ये बात आपके समझ में आई गई, कोई दिक्कत नहीं। और हेलिकेज क्या करता है? डीएनए की अनवाइंडिंग करता है। डीएनए की अनवाइंडिंग, ठीक है बच्चों, डीएनए की क्या करेगा? अनवाइंडिंग। तो अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए, ये काम किसका है भाई? डीएनए का अकुंडलन। ये काम किसका है भाई? हेलिकेज का। प्राइमेज क्या करता है बच्चों? रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करता है, शुरुआत करता है। रेप्लिकेशन की शुरुआत कौन करेगा? प्राइमेज। और डीएनए पॉलीमरेज दोस्तों एक्सटेंशन करता है। डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसका विस्तार करता है। ओके, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रो प्रोटीन का कार्य क्या है? RHO, रो, द फंक्शन ऑफ रो प्रोटीन। बच्चों दो तरह की प्रोटीन होती है, एक होती है सिग्मा प्रोटीन, एक तो कैसी होती है? सिग्मा फैक्टर, नाम सुना ही होगा आपने, और एक होता है आपका रो फैक्टर। पहले तो ये सिग्मा और रो कौन सी सेल में होगा? प्रोकैरियोटिक में होगा कि यूकैरियोटिक में होगा? पहले ये बताओ आप। अब देखिएगा, रो प्रोटीन और सिग्मा, रो और सिग्मा ये दोनों मेरे दोस्तों प्रोकैरियोटिक के पास होती है। पहली चीज तो ये याद रखो, ये यूकैरियोटिक में नहीं होगी, प्रोकैरियोटिक में उपस्थित। पहली बात तो है ये। दूसरा, ये रो और सिग्मा उपयोग कब आती है, काम में कब आती है? जब दोस्तों हम लोग डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, यानी दोस्तों जब प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन चलता है, या यूं कह दूं बैक्टीरिया के अंदर जब अनुलेखन चलता है, तो अनुलेखन की जब शुरुआत होती है ना बच्चों, जब एमआरएनए बनना स्टार्ट होता है, जब एमआरएनए बनना क्या होता है बच्चों? स्टार्ट होता है, तब जो फैक्टर काम में आता है वो तो है सिग्मा। और जब मैं दोस्तों स्टॉप हो जाता है, रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, तब जो फैक्टर काम में आता है वो है रो। ठीक है, ये बात जो बच्चा समझ लेगा वो कभी मिस्टेक नहीं करेगा, और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पर मिलेगा। देखो बच्चों, टू हेल्प टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के टर्मिनेशन में, गलत बात है, ट्रांसलेशन में नहीं, ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है रो। टू हेल्प आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डीएनए, नेवर। टू हेल्प आरएनए पॉलीमरेज फाइंड एज ए प्रमोटर, नेवर। टू हेल्प टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन, ये बात सही है, अनुलेखन के समापन में प्रोकैरियोट में उपयोग में आता है, ये बात सही है, अनुलेखन को समाप्त करने में इसका उपयोग होगा, ये बात सही है बच्चों, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? ये यूकैरियोटिक में रो और सिग्मा भाग नहीं लेते, याद रखना। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, कोई बताएगा? बच्चों यूकैरियोटिक के अंदर जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना हो तब क्या होता है, कोई बताएगा? बताओ देखें। यूकैरियोटिक में ये दो स्टेप है बच्चों। यूकैरियोटिक में पहले एचएनआरएनए बनता है, पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए, और फिर क्या बनता है? एमआरएनए। तो डीएनए से पहले क्या बना? एचएनआरएनए, फिर क्या बना? एमआरएनए। डीएनए से एचएनआरएनए बना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है अनुलेखन। क्या कहेंगे इसको? अनुलेखन। और इसके बाद में एचएनआरएनए से जब एमआरएनए बनेगा, इसे बोलते हैं क्या? आरएनए स्प्लाइसिंग, हिंदी में बोलते हैं आरएनए संबंधन, इसे आरएनए प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। और ये ओनली एंड ओनली यूकैरियोटिक सेल में होता है, ये प्रोसेस कभी भी प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। और ये जो एचएनआरएनए होता है ना बच्चों, इस एचएनआरएनए के पास में इंट्रॉन और एक्सॉन, दो टाइप के कोडॉन होते हैं। इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग होता है, किसी काम का नहीं होता, इसलिए आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान इंट्रॉन को फेंक देते हैं बाहर, और एक्सॉन को एक्सॉन से जोड़ करके हम मैसेंजर आरएनए बना देते हैं। और साथ ही साथ जब मैसेंजर आरएनए बनाते हैं ना, तो एक तो उसकी करवाते हैं कैपिंग, एक तो उसकी क्या करवाते हैं? कैपिंग, और दूसरा उसकी क्या करवाते हैं? टेलिंग करवाते हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है भाई, कैपिंग और टेलिंग,
कैपिंग और टेलिंग आरएनए प्रोसेसिंग के दौरान, आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान की जाती है। अब मैं आपसे पूछूंगा, कैपिंग दोस्तों एमआरएनए के 5 प्राइम एंड की होती है और टेलिंग बच्चों मैसेंजर आरएनए के 3 प्राइम एंड की होती है। तो टेलिंग के अंदर हम एमआरएनए के पूंछ पे क्या जोड़ते हैं और कैपिंग में एमआरएनए के हेड पर क्या जोड़ते हैं, ये आप बता दो फटाफट, तब तक हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ लेक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज। मेरे दोस्तों आपने लेक ओपेरॉन तो सुना होगा। लेक ओपेरॉन में लैक्टोज प्रेरक का काम करता है, इंड्यूसर का काम करता है। लेक ओपेरॉन के अंदर जो जीन होते हैं ना बच्चों, वो जीन जो सबसे पहला जीन होता है दोस्तों, ठीक है ना, आई जीन, वो एक तरह का रिप्रेसर बनाता है, दमनकारी बनाता है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों ये जो लेक ओपेरॉन है इसका रेगुलेशन हमेशा नेगेटिव टाइप का होता है, याद रखना। इसका ये एक तरह का नेगेटिव ओपेरॉन है, आप यूं कह सकते हो। एक ओपेरॉन होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ये बात याद रखो। तो लेक ओपेरॉन एक तरह का नेगेटिव ओपेरॉन है बच्चों, याद रख लोगे। लेक ओपेरॉन में इंड्यूसर के तौर पर कौन होता है दोस्तों, लैक्टोज। ओके बिल्कुल। लेक ओपेरॉन में 3 संरचनात्मक जीन होते हैं, जेड, वाई और ए। ओके बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। द इंड्यूसर ऑफ लेक ओपेरॉन, लेक ओपेरॉन के अंदर, लेक ओपेरॉन का मेरे दोस्तों प्रयोग भी आपको पता होगा, जेकब और मोनार्ड ने इकोलाई पर किया था। तो अब आप बताओ, देखे दोस्तों यहां पर प्रेरक का काम लेक ओपेरॉन में कौन करता है, जल्दी बताओ देखें। लेक ओपेरॉन के लिए इंड्यूसर कौन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है कि गैलेक्टोज है, लैक्टोज है कि ग्लूकोज है, जल्दी बताओ देखें। शाबाश दोस्तों, आंसर इस तरह से दीजिएगा कि पता चल जावे कि विजय एजुकेशन के फर्राटेदार आंसर देने वाले मेरे दोस्तों विद्यार्थी आ चुके हैं। बहुत सही है, लैक्टोज आपका राइट आंसर है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं बच्चों, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, जो लेक जेड जीन, याद रखना, लेक जेड जीन से मेरे दोस्तों कौन सा एंजाइम बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा, याद रखना, इस लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करेगा। ओके बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। ओके बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी डीएनए की द्विकुंडलित प्रतिरूप की विशेषता नहीं है। मैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। लेकिन याद रखना दोस्तों, विलिकिंस और फ्रैंकलिन 2 साइंटिस्ट थे, एक का तो नाम क्या था बच्चों, विलिकिंस, दूसरे का नाम क्या था, फ्रैंकलिन। इन दोनों ने दोस्तों डीएनए का क्या करवाया था, एक्सरे डिफ्रेक्शन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की थी इन्होंने डीएनए की। और डीएनए का जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जो नतीजे थे मेरे दोस्तों, ठीक है, उनको लेकर के डबल हेलिकल मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। याद रख लोगे क्या, बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके ठीक है, तो मॉडल तो दिया था वाटसन और क्रिक ने, लेकिन डीएनए का जो एक्सरे लिया था बच्चों वो फ्रैंकलिन और विलिकिंस ने। ठीक है ना, अगर फ्रैंकलिन और विलिकिंस काम नहीं करते तो वाटसन और क्रिक का ये मॉडल नहीं आता बच्चों। अब इस मॉडल में इन्होंने क्या कहा था, देखो देखें पॉइंट देखते हैं। द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी, ये सही है। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला प्रति समांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। ए प्यूरिन ऑलवेज कम अपोजिट टू पायरामिडीन, यह भी बात सही है। एक प्यूरिन जो है उसके बिल्कुल अपोजिट में पायरामिडीन होती है। अगर प्यूरिन के रूप में एडिनिन है तो पायरामिडीन के रूप में क्या होगी, डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन। प्यूरिन में ग्वानिन है तो पिरिमिडीन में साइटोसिन। फिर अगला, डीएनए की पिच 3.4 नैनोमीटर होती है, यह भी बात सही है। 3.4 नैनोमीटर कहो या 34 एंगस्ट्रम कहो, एक ही बात है। और डीएनए की पिच के अंदर बच्चों 10 बेस पेयर होते हैं नाइट्रोजन क्षार के। ओके, और डीएनए का डायमीटर जो है वो 2 नैनोमीटर होता है बच्चों, याद रखना। अगला है, 2 श्रृंखलाएं वामावृत कुंडलित होती है। 2 चेन आर कोइल्ड इन लेफ्ट हैंडेड फैशन, ये गलत है भाई, ये रॉन्ग है। इसने कहा ना कौन सा जो है वो फीचर सही नहीं है, तो बच्चों यहां पे ऑप्शन नंबर जो ये डी है ना, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि इन्होंने जो मॉडल दिया था वो राइट हैंडेड डीएनए था, वो दक्षिणावृत डीएनए था, वामावृत नहीं था। कौन सा था, दक्षिणावृत, राइट हैंडेड। याद रख लोगे क्या, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिस्टोन आर, हिस्टोन किस तरह की प्रोटीन है भाई, बताइए। देखे शाबाश, हिस्टोन किस प्रकार की प्रोटीन है, अभी तो बता रहा था आपको। सबसे पहला देखो, पॉजिटिव चार्ज एंड बेसिक अमाइनो एसिड। अगला है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो होती नहीं। अगला है पॉजिटिव चार्ज एसिडिक, एसिडिक होती नहीं। नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, क्या हिस्टोन बैक्टीरिया में होती है क्या बच्चों, पहले मुझे बता दीजिए, क्या हिस्टोन प्रोटीन बैक्टीरिया में होती है क्या, नहीं होती। तो यह बात भी सही है कि हिस्टोन बैक्टीरिया में नहीं होती, और हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। और हिस्टोन दोस्तों एल के लाइन होती है, एल के लाइन होती है, कैसी होती है, एल के लाइन।
लेकिन याद रखना बच्चों, अगर एग्जाम्पल में एग्जाम के अंदर दोस्तों ये पूछ ले कि भैया बैक्टीरिया में कौन से टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, तो फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है बैक्टीरिया में, याद रखना, ठीक है ना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो यहां पे बच्चों ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है कि जीवाणु के अंदर हिस्टोन नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहां पे ये पहला ऑप्शन भी देखा जाए तो सही बैठ रहा है, हिस्टोन धन आवेशित है और सारे एमिनो अम्ल होते हैं हिस्टोन में, ठीक है ना, आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन और लाइसिन। तो यहां पे बच्चों दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है भाई, ठीक है ना, दोनों ही ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट हैं, ठीक है। आगे चलेंगे भाई, अगला क्वेश्चन है, सुस्पष्ट प्रमाण है कि डीएनए आनुवंशिक सामग्री है, यह किसने मेरे दोस्तों प्रमाण दिया था? डीएनए के आनुवंशिक होने का सबसे अच्छा प्रमाण किस प्रयोग से और किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? यह इस बार नीट में क्वेश्चन आया बच्चों, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए आनुवंशिक है, इसके लिए 3 प्रयोग हैं, पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का बायोकेमिकल कैरेक्टर और तीसरा ट्रांसडक्शन। तो याद रखना बच्चों, जो पारकर्मण प्रयोग है ना ट्रांसडक्शन, वो पारकर्मण प्रयोग ही बच्चों वो प्रयोग है जिसने सबसे स्पष्ट प्रमाण दिया है डीएनए आनुवंशिक सामग्री होने का, और वो प्रयोग ट्रांसडक्शन दिया किसने? हर्शे और चेज ने। तो यहां आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, और एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसडक्शन। ये बच्चों याद रख लोगे ना, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाज प्रोवाइडेड बाय, तो मेरे दोस्तों ये मॉडल जिसने प्रोवाइड किया था वो हर्शे और चेज ही थे। वॉटसन और क्रिक ने तो डबल हेलिकल दिया, मैसेल्सन और स्टॉल ने दोस्तों सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था, अर्ध संरक्षी, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों तो वैसे ही नहीं हो सकते। ओके, अगला है उत्क्रमित ट्रांसक्रिप्टेज एक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज ए। दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? एक एंजाइम है, और ये एंजाइम काम कहां आता है? जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए से क्या बनना बच्चों? डीएनए। तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो यहां जो एंजाइम काम आएगा वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब बताओ देखें ये किस तरह का एंजाइम है, जल्दी बताइए, शाबाश बच्चों जल्दी बताइए। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किस में पाया जाएगा? एचआईवी, टीएमवी, और इनमें बच्चों रिवर्स सेंट्रल डोगमा देखने को मिलता है, रिवर्स सेंट्रल डोगमा। याद रखना, सेंट्रल डोगमा तो उन पे लागू होता है जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और रिवर्स सेंट्रल डोगमा उन पे लागू होता है जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो एचआईवी और टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, इसलिए इन पे रिवर्स सेंट्रल डोगमा थ्योरी लागू होगी। याद रख लोगे बिल्कुल। रिवर्स सेंट्रल डोगमा थ्योरी टेमिन ने दी थी, जबकि दोस्तों जो है सेंट्रल डोगमा थ्योरी किसने दी? क्रिक ने। याद रख लोगे सारे बच्चे, बोलिए यस सर। यहां पे आप सभी आंसर तो दे रहे हो, लेकिन आप आंसर सही दे रहे हो क्या? अभी देखते हैं दोस्तों। जब भी आरएनए से डीएनए बनाओगे तो जो भी यहां एंजाइम होगा वो आरएनए पर डिपेंडेंट होगा, सही बात है कि नहीं है? और अगर बच्चों आप अगर डीएनए से आरएनए बनाते हो, डीएनए से आरएनए बनाते हो, तो जो भी यहां एंजाइम भाग लेगा वो डीएनए डिपेंडेंट होगा। तो यहां एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहां आप आरएनए बना रहे हो डीएनए से, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहां उल्टा होगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो कहां पे लिखा हुआ है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? ये ऑप्शन नंबर सेकंड यहां राइट होगा बच्चों। डीएनए पॉलीमरेज ही तो होगा यहां पे, क्योंकि डीएनए बना रहे हो, लेकिन आरएनए की मदद से बना रहे हो, तो आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और अगर ऐसे पूछ लो तो बताओ यहां एंजाइम कौन सा भाग लेगा, यहां एंजाइम कौन सा काम में आएगा बताओ? यह है ट्रांसक्रिप्टेज, यहां ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, बताओ देखें यहां कौन सा एंजाइम काम आएगा? क्या लिखोगे बोलो? तो यहां एंजाइम तो काम में आएगा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये किस तरह का आरएनए पॉलीमरेज है? ये डीएनए पर निर्भर, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पर निर्भर, यहां डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। हाँ नेक्स्ट, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज उत्प्रेरित करते हैं डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर डीएनए पॉलीमरेज है तो डीएनए बनाएगा, और डीएनए पर निर्भर है तो डीएनए से डीएनए बनेगा। जब डीएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है ना, तो यहां एंजाइम होगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज निर्भर भी किस पे है? डिपेंडेंट किस पे है? डीएनए पर, क्योंकि दोनों तरफ डीएनए है ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम कौन सी प्रोसेस में भाग लेता है? रेप्लिकेशन में। तो 3 नाम पढ़े देखो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। 3 पढ़े हमने एंजाइम में से, ठीक है ना। देखिए 3 कौन से पढ़े, फिर से देखिए। जब आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए, तो एंजाइम होगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, इधर क्या होगा? जब डीएनए से डीएनए बनाओगे तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और जब डीएनए से आरएनए बनाओगे तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बात समझ में आ गई?
अब डीएनए से जब डीएनए बनाओगे तो नया डीएनए हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। तो देखो दोस्तों 5 to 3 ये राइट आपका आंसर होगा। 5 to 3 हमेशा रेप्लिकेशन की या ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन 5 to 3 होती है, याद रखना। भले ही आप डीएनए बना रहे हो, भले ही आप आरएनए बना रहे हो, डायरेक्शन हमेशा 5 से लेकर के 3 की तरफ होगी, याद रख लो। ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों में यही डायरेक्शन होती है बच्चों, 5 to 3। ओके, बिल्कुल आगे चलते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोट में अनुलेखन इकाई किस प्रकार की होती है? यह मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। इन मोस्ट प्रोकैरियोट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज, अधिकांश प्रोकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किस तरह की होती है? मैं अभी आपको सिस्ट्रॉन पढ़ा रहा था। सिस्ट्रॉन मैंने कहा था 2 तरह के सिस्ट्रॉन होते हैं, जो डीएनए के दोस्तों ऐसे सेगमेंट को जो कि एमआरएनए में बदलता है। डीएनए का वो सेगमेंट जो मैसेंजर आरएनए बनाए उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन 2 तरह के होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉन और पॉलीसिस्ट्रॉन। ठीक है ना, ये मैंने बताया था। तो बताओ प्रोकैरियोटिक में कौन सा होगा, मोनो होगा कि पॉली होगा? अब देखो बच्चों, मोनोसिस्ट्रोनिक तो होता है यूकैरियोटिक का, है ना, यूकैरियोटिक का डीएनए होगा मोनोसिस्ट्रोनिक, और पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है प्रोकैरियोटिक का। बस इतना याद रखो, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक की जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होती है, बस ये बात याद रखो। ओके, बिल्कुल आगे चलें। चलिए गुरुजी, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोर आरएनए पॉलीमरेज प्रतिलेखन के किस चरण को उत्प्रेरित करने में सक्षम है? द कोर आरएनए पॉलीमरेज इज केपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग विच स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मेरे दोस्तों, जो आरएनए पॉलीमरेज हैं वो मेरे दोस्तों कौन सी ऐसी अनुलेखन की प्रक्रिया है जिसको चलाता है? आप यूं कह दो, पहला है इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन की ऑल ऑफ दीज? जल्दी बताओ। देखें दोस्तों, जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, मुख्य आरएनए पॉलीमरेज, वो अनुलेखन का कौन सा काम करेगा? बच्चों याद रखो, जैसे डीएनए पॉलीमरेज होता है कि नहीं होता, तो डीएनए पॉलीमरेज दोस्तों रेप्लिकेशन जब चलता है ना, तो रेप्लिकेशन के अंदर जो डीएनए की चेन का इलोंगेशन होता है ना, इलोंगेशन या एक्सटेंशन जिसको हम विस्तार कहते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हेल्प करता है। इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज भी आरएनए की चेन का इलोंगेशन करवाएगा, शुरुआत नहीं करवाएगा, इलोंगेशन करवाएगा, विस्तार करवाएगा। याद रखोगे? दीर्घीकरण। क्या करवाएगा दोस्तों? दीर्घीकरण। याद रख लोगे क्या? इलोंगेशन करवाने वाला एंजाइम है मेरे दोस्तों आरएनए पॉलीमरेज। आगे बढ़ते हैं। आरएनए संबंधन की प्रक्रिया किसकी प्रभाविता दर्शाती है? द प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग सो द डोमिनेंस ऑफ। बताओ, पहले तो आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलेगी कि यूकैरियोटिक में? पहले तो ये बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था आरएनए स्प्लाइसिंग। बताओ ये प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलेगी कि यूकैरियोटिक में? कौन बताएगा? अच्छा क्वेश्चन है, और आज सारे के सारे मैंने बढ़िया क्वेश्चन करवाए आपको।